नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। उत्तराखंड की राजनीति में जाना माना एक नाम, राजनीति कहें या देवभूमि की संस्कृति कहें, देवभूमि अपने आप में एक नाम है जहां संस्कृति की पहचान होती है। उस संस्कृति से जुड़े लोग या हम कहें युवाओं से जुड़े लोग, ऐसी ही एक शख्सियत से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिसके लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। युवाओं के लिए चाहे खेल हो या आंदोलन हो, उसमें सबसे पहले बढ़ चढ़ के काम करने वाले, एनआरएचएम में उपाध्यक्ष रहे, उत्तराखंड सरकार में पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक जी, आपका स्वागत करते हैं हम। कर्नाटक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा चेहरा सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप जन आंदोलन हो या युवाओं के लिए कोई भी काम हो, उसके लिए बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। और आज युवा जो है आपको बहुत चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि युवाओं को नशे से बचाना है, चाहे खेल में बढ़ाना है, उन सब कामों को आप करते जा रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके साथ साथ ये पहाड़ी क्षेत्र, इस पहाड़ी क्षेत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिससे आज भी पहाड़ जो है बहुत पीछे हो गए। तो वो क्या है ऐसी चीजें जो आप मानते हैं, तो हम उसको जानना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि मेरा आंदोलन से सरोकार रहा, इस राज्य का उदय ही आंदोलन से। जब राज्य बना तो हम सब लोग उस समय युवा थे, हमारे कई साथी आज या तो सामाजिक जीवन में अलग अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जब राज्य का उदय ही आंदोलन से हुआ है, तो हम जितने आंदोलनकारी थे वो आज भी इस राज्य के हित के लिए, मैं बार बार अपने हर बयान में कहता हूँ, क्योंकि बड़े नेता जब इस राज्य में आज स्थितियाँ हैं, लोग पहाड़ और पहाड़ी राज्य की बात करने में डरते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, ये उत्तराखंड, ये देवभूमि, इसमें जो लोगों ने शहादत दी है वो पहाड़ के लोगों ने शहादत दी। पहाड़ के लोगों की इच्छा थी कि हम, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का अधिकतर भूभाग था और ये पर्वतीय क्षेत्र विकास के वो आयाम स्थापित नहीं कर पा रहा था जो करने चाहिए थे आज़ाद हिंदुस्तान में। इसलिए हमारी माताओं बहनों ने, कर्मचारियों ने, छात्रों ने आंदोलन किया। वो एक सामूहिक आंदोलन था। मैं किसी राजनीतिक दल या पार्टी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों ने, वो जन आंदोलन था, लोगों ने आगे आकर उस आंदोलन को प्रमुख भूमिका निभाई। सभी राजनीतिक दल के लोग भी उसमें रहे और हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उस आंदोलन में हमने प्रमुखता से प्रतिभाग किया। और आज मैं देख रहा हूँ, ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, जो आपने कहा, आज भी हम उन्हीं मुद्दों पर बार बार बात कर रहे हैं। आज ये उड़ता उत्तराखंड बनने को जा रहा है, पहाड़ नशे की गिरफ्त में डूब रहा है, पहाड़ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो कमी रही है, वो कमी रही है इस राज्य में अच्छे और सशक्त हमारे नेतृत्व की कमी रही है। नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में इस पहाड़ का चले गया जिन्होंने कभी पहाड़ के बारे में सोचा ही। केवल कुछ समय के लिए हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने और वो पहाड़ और पहाड़ियत की और उत्तराखंडियत की बात कर रहे थे। उसके अलावा आप 2000 जब से राज्य बना है और आज तक देखिए, इस राज्य के हित के बारे में, इस राज्य के युवाओं के बारे में
इस राज्य की महिलाओं के बारे में, पहाड़ की जो हमारी पहाड़ी चीज़ें हैं उनके बारे में किसी ने सोचने की जहमत नहीं उठाई। ये इस राज्य का और इस पहाड़ का दुर्भाग्य रहा। और मैं बार बार कहता हूँ, आज पहाड़ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और उस अस्तित्व की लड़ाई में हम भी अल्मोड़ा के लोग आज जिस तरीके से देख रहे हैं, अल्मोड़ा की कैसी स्थिति, आज अल्मोड़ा के अधिकांश मकान टूटने की कगार पे हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि इतनी कहने की हिम्मत नहीं रख रहा है कि हम इन मकानों को नहीं टूटने देंगे। कर्नाटक जी, आपने कई तरीके के काम करे हैं, कई मुहिम करी है। एक नारा हमें अभी भी याद आया है, आपने बार बार ये बोला है, नशा हटाओ खेल बढ़ाओ। तो क्या वजह रही है ऐसे नारे को देने की, थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, नशा तो किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो सूंघने वाला हो, चाहे वो इंजेक्शन वाला हो, आज ये नशा, हमारे समय में तो केवल गुटखा या सुर्ती आदि होते थे। ये वर्तमान जो पाश्चात्य संस्कृति अपने साथ ये बुराइयां लेके आई, मैं किसी संस्कृति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी पहाड़ी, अपने उत्तराखंड की संस्कृति का एक ध्वजवाहक भी हूं। मुझे ये कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि आज हमारे समस्त सत्ताधारी हो चाहे अन्य हो, नेता ये कहने को तैयार नहीं है कि हम उत्तराखंड में कड़ा नशे के खिलाफ कानून बनाएं। हम युवाओं को इस विषम परिस्थितियों में, जहां कोरोना भी चल रहा है और बेरोजगारी चरम पर है, लोग पढ़कर अपने घरों में बैठे हैं, अपने माता पिता पर बोझ बनने का काम कर रहे हैं। वो बुढ़ापे की लाठी जो बाहर जाकर अपने माता पिता का सहयोग करने का काम करती थी, आज वो लाठी टूट चुकी। इस कोरोना काल में सरकारें इस बारे में सोच नहीं रही, केवल अपने हित के बारे में आज सांसद हों, विधायक हों सोच रहे हैं। पहाड़ के युवा के बारे में, उसके दर्द के बारे में कोई नहीं सोच पा रहा है। और इसीलिए मैंने जब उनसे कहा नशा नहीं, पहले नारा होता था नशा नहीं रोजगार दो, लेकिन आज रोजगार तो जीरो कर दिया है सरकारों ने। ना सरकारी नौकरियां हैं, ना उद्योग है, ना कोई काम है। 21 साल में इस राज्य में कुछ नहीं, तो कम से कम हम रोजगार देने की स्थिति में नहीं, आज हम सरकार में नहीं। आज हम युवाओं को अपने संसाधनों से कुछ ऐसी चीज दे सकते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे हमारे झोड़ा चांचली छपेली हो, चाहे रामलीला हो, चाहे हमारे मेले हो, उनमें जोड़कर उनको उनका ध्यान डाइवर्ट किया जा सकता है। क्योंकि ध्यान अगर बुरी चीज़ों में जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं युवा भटकेंगे। तो मैंने एक खेल का मार्ग चुना, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ और खेल का मार्ग एक सबसे अच्छा मार्ग है। युवा शारीरिक रूप से शारीरिक दक्षता के खेलों में प्रतिभाग करेंगे तो फिट भी रहेंगे और नशे से दूर भी रहेंगे। जो खिलाड़ी होगा, आप 100 खिलाड़ियों का इतिहास उठा के देख लीजिए, उसमें 90 खिलाड़ी बिल्कुल ऐसे होंगे जो नशा नहीं करते। तो ये मेरा एक उद्देश्य था और उसी उद्देश्य में मैं कितना सफल होता हूँ ये तो ईश्वर वो बताएगा, आने वाला समय बताएगा। ईश्वर का आशीर्वाद रहना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र के युवाओं से निवेदन लगातार कर रहा हूँ कि आप खेलों से जुड़िए, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, कोई भी खेल हो, आप उन खेलों में प्रतिभाग करिए, स्वस्थ भी रहिए। और हमारे तो पहले से आर्मी में बहुत अधिक उत्तराखंड के पहाड़ के लोग होते हैं और आज हमारे क्योंकि शारीरिक रूप से हम कमज़ोर भी हो रहे हैं, तो अब आर्मी में भी हम उतने संख्या में नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर लड़के हमारे युवा फिट रहेंगे, चाहे वो बालिकाएं हो चाहे बालक हो, मैंने बालिकाओं का भी कैंप किया था, उनको भी हमने शारीरिक दक्षता के खेलों से जोड़ने के लिए कहा है। उनकी कबड्डी हम कराते हैं। हमने यहाँ अल्मोड़ा में नेशनल स्तर की कबड्डी चैंपियनशिप भी कराई। तो हम धीरे धीरे युवाओं को, चाहे वो बालक हो बालिकाओं हो, उनको खेलों की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान नशे से भटके, पढ़ाई से नहीं, नशे से भटके और वो खेल की ओर जुड़े। ये हमारा उद्देश्य। करण जी, आपने कई आंदोलन करे हैं, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। उसमें से एक मुद्दा आता है एनएच में, चाहे जब गड्ढे हो गए थे
उसका काम हो या कोई और काम हो, उसमें आप जो है निष्पक्ष जो है और उसमें बिना कुछ सोचे समझे एक आपने एक ऐसी भूमिका निभाई कि एक प्रहरी जो कहते हैं, जिसको सैनिक भी कहा जाता है, जनता का सैनिक या जनता का पहरेदार, वो बन करके आप हमेशा डटे रहे। तो हम जानेंगे कि ये मुद्दा क्या है और इस मुद्दे के बारे में आप क्या कहना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग हमारी भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और हमारी जो अल्मोड़ा कुछ से निकलने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सीमावर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग है और देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा और सीमा की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन ये मार्ग पहले आंतरिक मार्ग थे जिन्हें बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग, और विगत जब कांग्रेस ने अपना कार्यकाल पूरा किया था 2017 में, उसके बाद इन सड़कों में डामरीकरण नहीं हुआ था और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। तो हमने उसके लिए आंदोलन किया, हमें गिरफ्तार भी किया गया, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। आज भी वो मुकदमे हमारे खिलाफ यथावत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जरूर कर दी थी, लेकिन यथावत हैं। लेकिन उसके बाद काम प्रारंभ हुआ। अब आज एक सबसे बड़ी पीड़ा, कोरोना काल में लोग बेरोजगार हुए हैं, व्यापारियों का व्यापार बिल्कुल बंद हो चुका है। अभी मेरे कार्यालय में कई व्यापारी आए थे जिनकी स्थिति बहुत दयनीय, व्यापारी भुखमरी के कगार पे। अब जिस दिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण होगा, अब सैकड़ों मकान क्वारब पुल से, जो हमारी अल्मोड़ा की अंतिम सीमा है बाड़ेछिना से आगे मनियागर के पास तक, अनेकों अनेक मकान टूटेंगे, जिसमें खतियाड़ी वाला क्षेत्र भी आएगा, लोधिया वाला क्षेत्र भी आएगा, चौंसली वाला क्षेत्र भी आएगा, लोअर माल का खोल्टा भी आएगा, लोअर माल का कर्नाटक खोला से होते हुए पांडे खोला और इधर कोसी आदि आएंगे, और फिर पीछे को मुड़ेंगे तो सैल, एनटीडी, ऐसे अनेक अनेक, बाड़ेछिना, पेटसाल, ये अनेक कस्बे हैं। हमने जब पहले भी ये चौड़ीकरण भारतमाला प्रोजेक्ट में इस सड़क का चौड़ीकरण होना था तो गडकरी जी से प्रार्थना की थी। माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में हमारे दो सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह महरा जी और वर्तमान में प्रदीप टमटा जी जो राज्यसभा सांसद हैं, इनके नेतृत्व में हम गए थे। हरीश रावत जी ने गडकरी साहब से बात की, गडकरी साहब ने बहुत विस्तार से मुझे सुना। मैं आभारी हूँ उनका, जिस प्रकार से गडकरी जी का व्यवहार था। सत्ताधारी वर्तमान सरकार में मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीके से लोगों से संवाद करने वाले वो व्यक्ति हैं, और उन्होंने हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना, हमारी बात को गंभीरता से उन्होंने उस पर तत्काल एक्शन भी लिया। और इसका परिणाम था कि अभी तक जो क्वारब पुल से कोसी तक और इससे आगे हवलबाग और सोमेश्वर को जाने वाले मार्ग में, जो इस वाले क्षेत्र में या रानीखेत को जाने वाले एनएच में जो टूट फूट नहीं हुई है, ये गडकरी जी के कारण नहीं है। लेकिन फिर से इसकी डीपीआर बनी, छोटे छोटे कस्बों को, अन्य जगह छोटी छोटी बाजारों को बचाने का काम किया जा रहा है। गडकरी जी ने उस समय भी कहा था कि हम एक मकान नहीं टूटेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है इस अल्मोड़े का, ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी का, यहाँ के नेतृत्व ने एक भी बाईपास नहीं बनवाने का काम किया। और आज हमें कहना पड़ रहा है, अगर आप पूरी तरीके से इसकी सर्वे करेंगे, पूरी जांच करेंगे, तो 3000 से अधिक मकान और दुकानें टूटेंगी। आप सोचिए, जीवन की पूरी पूंजी एक मकान बनाने में, दुकान बनाने में पहाड़ के व्यक्ति की लग जाती है। यहाँ तो कोई बहुत बड़ा ना उद्योग है, ना कोई धंधे हैं, ना खेती है। पहाड़ी खेती बंदर और सुअरों ने खत्म कर दी है। आज लोग भुखमरी के कगार पे हैं, ऊपर से उनका मकान भी अगर टूट जाएगा, उनकी छत भी छिन जाएगी, तो कहाँ रहेंगे। आज ये लड़ाई अब लड़नी है, यहाँ के लोगों को समझना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस काम को करें। हमारे साथी भी चाहते हैं, लेकिन वो इंतजार में हैं कि भगत सिंह पैदा हो और पड़ोसी के घर में पैदा हो। लेकिन आज हमें भगत सिंह बन के
अपने गले में फांसी का फंदा लटकाना पड़ेगा। तभी देश आजाद हुआ था, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे आंदोलनकारियों ने हंसते हंसते अपने गले में फांसी का फंदा डाल दिया। आज लोग इंतजार कर रहे हैं कि भगत सिंह किस पड़ोसी के घर में पैदा हो रहा है। अब इंतजार मत करिए, अपने घर में पड़ोसी भगत सिंह को पैदा करिए, स्वयं भगत सिंह बनने का प्रयास करिए। निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े विभाग घुटने टेक देती हैं, गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना पड़ेगा, हमें खड़े होना पड़ेगा, लामबंद होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। आज यदि किसी व्यक्ति का मकान टूट जाता है तो उसके सभी सपने खत्म हो जाते हैं। ये लड़ाई आज लड़नी पड़ेगी, ये बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन को लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। कर्नाटक जी, हम एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि लगभग 4 साल सरकार को हो गया और देखा गया है कि जहां भी कोई आंदोलन होता है वो आप ही को करना पड़ता है, आप और आपके सहयोगी जो है। ऐसा क्यों है? एक तो दूसरा, जो आप और आपके सहयोगियों ने जो आंदोलन करे हैं और भी कई गतिविधियां करी हैं, उसका प्रतिफल जनता को आप क्या किस रूप में दें? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आंदोलन करने का मौका मिलता है। और लोग अभी जिस प्रकार से आपके सामने अभी डाइट वाला मार्ग बंद कर दिया था डाइट प्रशासन ने, तो हमने इसके लिए भी लड़ाई लड़ी और आज आपके सामने मार्ग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की लड़ाई किसी न किसी को भगत सिंह बन के लड़नी होगी। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, हमारे यहाँ लोग अंग्रेजों के मुखबिर बनकर आज भी राजनीति कर रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में भी लोगों ने मुखबिरी की थी, तभी चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान व्यक्तित्व को अंग्रेजों को के हाथ वो लगने वाले थे, स्वयं की गोली उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया। ये अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग आज हर जगह होंगे, हर जगह हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये सोचते हैं कि हम सामाजिक जीवन में, तो हमारा नैतिक दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन करना हर राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता को करना चाहिए। और मैं अपने आप को और अपने साथियों को सौभाग्यशाली समझता हूँ, उन्होंने जिस भी आंदोलन में, चाहे डाइट के फील्ड को बचाना हो, चाहे एनएच में डामरीकरण का हो, कोई भी आंदोलन, हम यदि किसी जनहित के आंदोलन, अब व्यक्तिगत आंदोलन अलग अलग है, लोग लाभ के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन हमारा सोचना है कि जो आंदोलन जनहित के लिए होगा वो सदैव लोगों के हितकारी होता है। और हमारा ये प्रयास हमेशा रहा और आज ये बहुत बड़ा आंदोलन है, क्योंकि केंद्र सरकार की साथ लड़ाई लड़नी है। पहले मेरी 2-3 आदतें, मैं पहले बात करता हूँ, फिर मुलाकात करता हूँ। पहले मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तरीके से पहले बात फिर मुलाकात तब देखेंगे जब प्रयास करेंगे। क्योंकि गडकरी जी जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति, मैं क्योंकि सड़क परिवहन उनके पास है, मुझे लगता है, मैं रावत जी से मैंने निवेदन किया है कि एक बार पुनः उनको गडकरी साहब के पास चलना होगा और हम गडकरी जी से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि लोगों के घरों तक को तोड़ा न जाए, उनके सर के ऊपर की उस छाता को तोड़ा न जाए। अगर वो छतरी हट जाएगी, उनके सर की छत हट जाएगी, तो लोग बहुत टूट जाएंगे, क्योंकि कोरोना ने सबको ख़त्म कर दिया है और आज बहुत बुरी स्थिति है। पहाड़ की तो बहुत बुरी विषम परिस्थितियाँ हैं। एक तो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, आपदा लगातार अपनी मार कर रही है, व्यापार खत्म हो चुका है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद अगर हम उनके घर की छत को भी तोड़ने का काम करेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्य होगा। इसलिए गडकरी जी के पास पहले बात करेंगे। विभाग को हमने अपना ज्ञापन भेज दिया है, उनके अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। जब नहीं होगा तो हर तरीके से तैयार हैं, ये जीवन है, इसमें संघर्ष करते रहना पड़ता है। हमने तो हमेशा रेगिस्तान में नाव चलाने का काम किया है, तो आज इस रेगिस्तान में भी नाव चलाएंगे, देखेंगे जो होगा, लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है जो लड़ाई जनता के लिए लड़ी जाती है उसमें आप जीतते हैं और विजयश्री मिलती है, क्योंकि वो जनता की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत लड़ाई होती है। कर्नाटक सवाल तो बतेरे हैं, लेकिन जो सवाल आते हैं वो ज़्यादा आपके लिए ही आते हैं। पब्लिक बार बार हमसे, जनता पूछती है, आपके लिए सवाल भेजती है और आप उनके जवाब भी देते हैं। और मैं जनता से कहना चाहूँगा कि
आप ऐसी सवाल भेजते रहिए और कर्नाटक जी से हम बात करते रहेंगे, क्योंकि कई और सवाल हैं ऐसे जिनके जवाब कर्नाटक जी के पास होंगे, लेकिन हम अभी नहीं ले रहे हैं उनको, आगे फिर लेंगे और आपके हर सवाल का जवाब देंगे कर्नाटक जी, क्योंकि जनप्रतिनिधि वही होता है जिससे जनता पूछती है सवाल और जनप्रतिनिधि जवाब देता है, क्योंकि उसकी जवाबदेही है। और कर्नाटक जी ने पहले भी कह दिया है कि जनता के लिए वो हरदम खड़े रहेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि पहले बात करते हैं, फिर आगे का काम करते हैं और फिर आगे का काम। आपको विश्वास दिलाया होगा कर्नाटक जी ने, और इसी तरीके से हम फिर आपके सवालों को लेकर के आएंगे। कर्नाटक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। जनता से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार आपसे सवाल करते हैं, अगर कोई आपका संदेश है तो आप दे सकते हैं। मैं अपने सभी साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम लोकतंत्र में हैं, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हमें अपनी बातें कहने का, अपने समस्याओं को उठाने का अधिकार है। लेकिन मेरा मानना है हम उन बातों को अवश्य कहें जिससे एक जनसमूह को फायदा हुआ है। और यदि कोई ऐसी समस्याएं आप लोगों के पास आती हैं, आप लोगों की होती हैं, तो आप हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से या मुझे सीधे संपर्क कर आप अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। पर हम ये प्रयास करेंगे कि मिलकर इन समस्याओं का समाधान हो, हमारा राज्य समृद्ध हो। इस राज्य का पर्वतीय क्षेत्र, जिस पहाड़ के लिए हमने हमेशा कहा था यहाँ की पानी और जवानी काम नहीं आती, और अब तो लोगों ने कह दिया सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। हमें मस्त नहीं होना है, हमें सूर्यास्त के बाद भी अपने पहाड़ को प्रकाशमान करना है। वो चाहे ज्ञान का प्रकाश हो, वो चाहे हमारे काम का प्रकाश हो, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रकाश हो। यहाँ की समस्याओं को समाधान करने के लिए हम संघर्ष भी करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी, कोई भी सरकार किसी पार्टी की हो, जब वो बन जाती है तो वो हमारी सरकार होती है, वो जनप्रिय लोकप्रिय सरकार होती है। और उस सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों की बात को सुने, उनकी समस्या का समाधान करे। इसलिए यदि सरकार नहीं करेगी तो फिर उसका रास्ता है, संघर्ष का रास्ता है। हम और आप मिलकर संघर्ष करेंगे। मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस राष्ट्रीय राजमार्ग वाले विषय में जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, मैं जल्दी ही आप लोगों से संपर्क करूंगा, हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा और पूरे हस्ताक्षर कर मैं गडकरी जी के पास जाऊंगा, उनसे भी प्रार्थना करूंगा आपकी ओर से, ताकि हमारे किसी भी व्यक्ति का कोई भवन ना टूटे। यहाँ भी बाईपास का प्रावधान हो, इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाए। निश्चित तौर पर ये राष्ट्र के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि मार्ग सीमावर्ती क्षेत्र है, चौड़े मार्ग भी होने चाहिए, ये सब आवश्यक है। लेकिन लोगों को नुकसान भी ना हो, इस बात की भी हमें अपनी सरकार से ये पूरी पुरजोर मांग भी करना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि लोगों को परेशानी ना हो, लोग कष्ट में ना आए। ये देश के नागरिक हैं, ये राज्य के नागरिक हैं, और राज्य और देश की सरकारों की जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा की होती है, उनके हितों की रक्षा करने की होती है। इसलिए हम मिलकर संघर्ष करेंगे और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार से प्रार्थना करेंगे। अगर सरकार न मानी तो फिर आंदोलन का मार्ग अपनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, ये तो है राजनीतिक गलियारे, बहुत जल्द दिखाएंगे हम बिट्टू कर्नाटक का एक नया चेहरा। हमने पहले कहा ना आपसे, सांस्कृतिक नगरी में रहते हैं हम, तो हम आपको बता देना चाहते हैं बहुत जल्द हम दिखाएंगे संस्कृति से कहां जुड़े बिट्टू कर्नाटक। तो देखते रहिएगा, मिलते रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।